आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स। अब देखिए, पोस्टुलेट्स का मतलब है पूर्व धारणा, यानी कि आज हम कुछ पूर्व धारणाएं या फिर अभिधारणाएं वेव मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको वेव मैकेनिक्स समझना है तो आपको इस पूर्व धारणाओं के बारे में समझना बहुत जरूरी है, और ये आपको वेव मैकेनिक्स समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो पोस्टुलेट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक वेरिएबल। अब देखिए, पहला पोस्टुलेट है वो है ऑपरेटर्स के बारे में। क्या? ऑपरेटर्स। अब देखिए, ऑपरेटर्स क्या है। वेव मैकेनिक्स में हमको मैथमेटिकल स्टेप्स करने होते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस करनी होती है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसमें ये ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो वेव मैकेनिक्स में हर चीज का एक ऑपरेटर रहता है। हर चीज का मेरा मतलब है कि कोई भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी हो गई या फिर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी हो गई, यानी कुछ ऐसी चीजें, मान लीजिए एनर्जी या फिर वेलोसिटी, गति, पोजीशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इन सब का अपना पर्सनल एक ऑपरेटर रहता है। हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा कि एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच है, जो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो कहने का मतलब यह है कि वेव मैकेनिक्स में हर चीज का एक ऑपरेटर रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटर है क्या। देखिए, ऑपरेटर एक मैथमेटिकल सिंबल है जो क्या करता है, एक मैथमेटिकल एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ऑपरेटर है वो एक मैथमेटिकल सिंबल है जो क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर करता है। अब देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं 2 × 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। 10 कैसे आया, ये मल्टीप्लाई की साइन की वजह से, एक क्रॉस साइन जो है मल्टीप्लिकेशन की, उससे 10 आया आंसर। तो ये जो क्रॉस की साइन है वो क्या है, वो एक ऑपरेटर है। मान लीजिए यहां पर मैंने 2 और 5 अलग अलग लिखे होते और बीच में मैंने कोई साइन या सिंबल नहीं ऐड किया होता, तब क्या होता, तब आप पता नहीं लगा सकते। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। तो ये जो सिंबल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है, सिंबल है जो क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर करता है। तो ऑपरेटर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, ऑपरेटर हो गया और ये फंक्शन हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, अनदर फंक्शन मिलेगा। यानी कि ऑपरेटर और फंक्शन क्या मिलेगा, हमें अनदर फंक्शन मिलेगा। आसान भाषा में हम समझते हैं। देखिए, ये √4x² है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, तो ये अंडर रूट की साइन की वजह से हुआ। तो ये अंडर रूट की जो साइन है वो क्या है, वो है हमारा ऑपरेटर। देखिए, ये अंडर रूट की जो साइन है ये क्या है, ऑपरेटर है। उसने क्या किया, 4x² का कन्वर्जन किस में किया, 2x में कन्वर्जन किया। 4x² क्या है, हमारा कोई एक फंक्शन है, 2x क्या है, अनदर फंक्शन है। यानी कि अंडर रूट साइन ने 4x² का कन्वर्जन किस में किया, 2x में कन्वर्जन किया। तो ये जो अंडर रूट की साइन है वो क्या है, हमारा ऑपरेटर। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं वेव मैकेनिक्स में। तो देखिए, वेव मैकेनिक्स में आमतौर पर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, जो d/dx ऑफ x⁻n है, यानी कि x⁻n है। अब देखिए, यहां पर d/dx क्या है, एक ऑपरेटर है। x⁻n क्या है, हमारा कोई फंक्शन है। तो हमें पता है d/dx ऑफ x⁻n का आंसर क्या आएगा, n इंटू x⁻n−1, यानी कि n इंटू एक्स और उसके ऊपर n-1, ये आंसर आएगा।
तो देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स ने क्या किया, डी बाई डी एक्स ने यहां पर एक्स टू द पावर एन है ये वाला, इसका कन्वर्जन किस में किया, एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, इसमें कन्वर्ट किया। तो ये डी बाई डी एक्स भी क्या है हमारा, एक ऑपरेटर ही है। अब देखिए यहां पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी है कि हमारा कोई भी जो ऑपरेटर हो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए यहां पर ये वर्ड है हर्मिशियन ऑपरेटर, इसको मैं डिफरेंट कलर में करता हूं। देखिए ये रहा हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए अब तो आपको पता चल गया है कि ऑपरेटर क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर करता है। अब देखिए ऑपरेटर जो होता है उसको हम उसके ऊपर ऐसे कैप का साइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए यहां पर मैं कोई ऑपरेटर एच है, देखिए यहां पर मैंने एच लिखा है, तो ऑपरेटर होगा तो उसके ऊपर मैं ऐसे कैप पहनाऊंगा, चाइनीज कैप जो होती है, वियतनामीज कैप, ऐसी ऐसी मैं शेप ड्रॉ करूंगा। इसको क्या, इसको कहेंगे हेट भी कह सकते हैं, इसको कैप भी कह सकते हैं, एच कैरेट भी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटर अगर आपको कहीं पे देखना हो तो आपको सिंपली ये साइन देखनी है। अगर ये साइन आपको दिख रही है उल्टा वी टाइप, तो ये क्या है, ये ऑपरेटर है। देखिए अब यहां पर हम बात कर रहे थे ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। हर्मिशियन का मतलब क्या है, देखिए ये रहा मेरा मतलब। अब देखिए ये जो मैंने बॉक्स किया है वो आप देखें, अभी मैं यहां इसको रिमूव करता हूं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साई आई स्टार ए ऑपरेटर इंटू साई जे डीवी गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ साई जे ऑपरेटर ए साई आई स्टार। आपको कुछ डिफरेंट दिखा इसमें, देखिए डिफरेंट क्या है, यहां पर पहला जो फंक्शन है वो साई आई स्टार है, बीच में मैंने ऑपरेटर ए रखा है। दूसरा जो फंक्शन है वो है साई जे वेव फंक्शन, तो वो इक्वल है किसके मुकाबले, देखिए यहां पर पहला फंक्शन क्या है, साई जे है, और दूसरा फंक्शन साई आई है, और बीच में क्या है, ऑपरेटर। यानी कि फंक्शन आपने उल्टा दिए, यहां पर पहले साई आई फंक्शन है, यहां पर बाद में साई आई स्टार फंक्शन है, यहां पर बाद में साई जे था, यहां पर पहले साई जे आ गया। यानी कि दोनों सिचुएशन में आप वेव फंक्शन को आगे पीछे भी करें तब भी आंसर कैसा आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। देखिए आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आपको, तो मान लीजिए साई आई का, या साई आई है 5, ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर मान लीजिए कोई मल्टीप्लीकेशन की साइन है, साई जे है मान लीजिए 4 है, तो 5 इंटू 4 क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। इस प्रकार यहां देखें साई जे को हमने क्या लिया है, 4 लिया है, ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन की साइन, और साई आई को हमने क्या लिया है, 5 लिया है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 20 ही आएगा। देखिए ये एक प्रकार का लीनियर अलजेब्रा ही है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक है, हर्मिशियन कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा पोस्टुलेट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। देखिए कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो, यानी कि कोई ऐसा पोर्शन स्पेस का जहां पर इलेक्ट्रॉन है, या फिर क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, बहुत ही सूक्ष्म कण, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शन का यूज करते हैं। और वेव फंक्शन को हम, आपको याद रखना है कि वो पोजीशन और टाइम के बेसिस पर लिखा जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो तो आपको उसको 2 पैरामीटर्स दिखाने पड़ते हैं। कौन से 2 पैरामीटर, पोजीशन और टाइम। यानी कि वेव फंक्शन साई को हम किस प्रकार लिखेंगे, साई आर और टी। देखिए आर क्या है, आर है हमारी पोजीशन, और टी क्या है,
टी है टाइम। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको अगर कोई रिप्रेजेंट करना है पोजीशन, तो आप क्या करेंगे, पोजीशन और टाइम दोनों की मदद लेंगे। कोई चीज को आपको एक्सप्रेस करना है, किसी चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पोजीशन और टाइम दोनों दिखाने पड़ेंगे। अब देखें, पोजीशन और टाइम दिखाने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। मान लीजिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करना है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है, ये रहा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखें यहां पर क्या होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको जो पोजीशन है वो एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, और टाइम तो टी है ही। ये रहा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सबने देखा होगा। मान लीजिए आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में दर्शाना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आर की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, आर थीटा और फाई यूज कर सकते हैं। यानी कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चाहते हैं तो एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं, और पोलर चाहते हैं तो आर थीटा और फाई यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह था हमारा दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो दर्शाता है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोजीशन और टाइम, दो इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं। तीसरा पोस्टुलेट है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है इगन फंक्शन और इगन वैल्यू में, या फिर आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू में। अब देखिए आपको ये समझना जरूरी है कि ओनली पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी इज इगन वैल्यू। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, अगर आप किसी चीज की मेजर करो, जैसे कि हो गया मोमेंटम, हो गया एनर्जी, हो गई, तो उस सिस्टम में आप एक ही पॉसिबल वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स में, वो है हमारी इगन वैल्यूज। इगन वैल्यूज क्या है? अब देखिए इगन वैल्यूज समझने से पहले आपको इगन फंक्शन के बारे में समझना जरूरी है, या आइगन फंक्शन के बारे में आप कुछ भी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आइगन फंक्शन के बारे में समझना जरूरी है। अब देखिए आइगन फंक्शन एक ऐसा वेव फंक्शन है जिसको हम ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो हमें वही फंक्शन दोबारा देखने को मिलेगा, और साथ में कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी देखने को मिलेगी। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे। और उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे जो दोबारा हमें देखने को मिला? उसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। अब देखिए आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था, ये हमारा कोई ऑपरेटर ए है। आपको पता है ऑपरेटर के ऊपर क्या होता है, ऐसी कैप लगी हुई होती है, ऐसी साइन होती है, इसका मतलब ये ऑपरेटर है। अब यहां पर देखिए आप, ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है? कोई एक फंक्शन है, वेव फंक्शन साई, उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली? तो देखिए इसकी वैल्यू हमें वापस से वो फंक्शन साई वापस मिला हमें, फिर से हमें क्या मिला? सेम वेव फंक्शन हमें फिर से मिला, और साथ में कुछ वैल्यू भी मिली, ये लेमड़ा, ये कुछ कांस्टेंट हमें मिला है साथ में। इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू कहेंगे। और ये जो वेव फंक्शन जो है हमें जो दोबारा मिला है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। यानी कि आइगन फंक्शन ये फंक्शन है जो ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट होता है, तब वो फिर से हमें दोबारा मिलता है। देखिए ये ऑपरेटर ए के साथ अगर हमने वेव फंक्शन साई लिया तो हमें दोबारा मिला वेव फंक्शन साई, और साथ में कुछ वैल्यू भी आती है।
उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उस वैल्यू को हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। पहले ये वेव फंक्शन था, अब ये क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। अब देखिए चौथा जो हमारा पोस्टुलेट है वो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हमको दर्शाता है। मान लीजिए कोई वेव फंक्शन साई है, साई आई है, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, और दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर होगा। मान लीजिए हमारा कोई वेव फंक्शन है साई आई, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो ये जो वेव फंक्शन है उसके जो डेरिवेटिव्स है वो कैसे होने चाहिए, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, और डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने डी बाई डी एक्स लिखा इसलिए एक्स के कंपेरिजन में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होने चाहिए। ये आपको याद रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या वेव फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, सेकंड क्या हो गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अब देखिए अगर आपको डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं, तो मैंने वेव मैकेनिक्स के लिए पूरा एक मैथमेटिक्स सीखने के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो है जो वेव फंक्शन के डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस, फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबल। ये चार जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। अगर ये चारों पॉइंट है किसी वेव फंक्शन में तो वो वेव फंक्शन कैसा होगा, एक्सेप्टेबल होगा। वो कैसा होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अगर इन चारों में से एक भी चीज नहीं है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल कहा जाएगा। यानी कि ये चारों चीजें होनी जरूरी है अगर आपको वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल बनाना है। हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट यह है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अगर इंटीग्रेशन करें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई स्क्वेयर डी एक्स, तो आंसर के कितना आना चाहिए, ऑलवेज 1 आंसर आना चाहिए। अगर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है, यानी कि ये दोनों जो वेव फंक्शन है वो डिफरेंट है, तो आंसर 0 आना चाहिए। लेकिन हमारा जो वेव फंक्शन है वो अगर नॉर्मलाइज्ड है, आइडियली नॉर्मलाइज्ड ही होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड है तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलनी चाहिए, 1 ही मिलनी चाहिए। देखिए इसको मैंने किस प्रकार लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेव मैकेनिक्स में ये मील का पत्थर है, ऐसा मान लीजिए। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है, अगर इसमें एक पार्टिकल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 100% ही होनी चाहिए। तो कहीं तो आपको मिलेगा ही पूरे स्पेस में। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में तो आपको ये पार्टिकल कहीं तो होगा ही, वो 100% तो कहीं तो मिलेगा आपको। इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइज भी वेव फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं आपको। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो एक ग्राफ है, ये वेव फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। कैसे, क्योंकि देखिए ये फाइनाइट है, यहां से लेके आपको यहां तक मिलेगा,
फाइनाइट इसकी वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड है। देखिए हर पॉइंट में आपको एक सिंगल वैल्यू देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू देखने को मिलेगी, हर पॉइंट पे आपको सिंगल वैल्यू देखने को मिलेगी। ये कंटिन्यूस भी है, देखिए इसमें कोई ब्रेक नहीं है, पूरा है, और डिफरेंशिएबल भी है। देखिए हर चीज का आपको स्लोप देखने को मिलेगा, यहाँ स्मूथ ग्राफ है, और आपको पता है स्मूथ ग्राफ ऐसे डिफरेंशिएबल होते ही है। हर चीज में आपको क्या मिलेगा, स्लोप आपको देखने को मिलेगा, स्लोप में वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिला, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो हमारा कैसा है, आइडियल वेव फंक्शन है। ये है हमारा आइडियल वेव फंक्शन, ऐसा ही वेव फंक्शन होना चाहिए। और ये वेव फंक्शन कैसा है, एक्सेप्टेबल है। अब देखिए ये ग्राफ आप देखें, ये जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, वाई, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? तो देखिए ये फाइनाइट है, देखिए यहां से शुरू होता है यहां तक है, फाइनाइट है। चलो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। सिंगल वैल्यूड भी है, देखिए हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स वैल्यू देखने को मिलेगी, यहां से यहां की फिक्स वैल्यू है। बट ये कंटिन्यूस नहीं है। देखिए ये ग्राफ यहां से जाता है और यहां पर ये ब्रेक हो गया, फिर यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां ब्रेक हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है। और कंडीशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एक्सेप्टेबल ग्राफ नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, देखिए ये भी फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूस है, देखिए यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक टेंजेंट बनता है, और टेंजेंट बनता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता। देखिए स्लोप में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, यहां पर स्लोप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है। कैसे, देखिए ये फाइनाइट है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। क्यों, देखिए यहां पर आपको एक वैल्यू देखने को मिलेगी, यहां पर दूसरी वैल्यूज देखने को मिलेगी, दो वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर दो टाइम्स आपको देखने को मिले, एक ही दो पोजीशन पर एक ही साथ आपको देखने को मिले। मैं सुपर इम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। सो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड नहीं है, इसलिए ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है। अब ये ग्राफ देखें, देखिए ये ग्राफ सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, ये ऐसे पूरा चलता जाएगा, फाइनाइट ग्राफ नहीं है, इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा जो पोस्टुलेट है वो है, ये जो वेव फंक्शन हमारा जो साई है वो सॉल्यूशन है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का। यानी कि ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा आगे का जो सॉल्यूशन है एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये वही है, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला है। देखिए ये आई एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल टी ऑफ साई, ये जो पूरा जो डेटा है, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट करता हूं, देखिए ये जो हमारा पूरा डेटा है, ये डिफरेंट कलर्स में करता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये रहा, ये साई को आपको नहीं गिनना है, ये वाला ही सिर्फ, ये एनर्जी है, ये क्या है, ये वैल्यू है एनर्जी की, ये पूरा ई ही है, ऐसा समझ लीजिए, ये पूरा ई है। तो ये क्या हो जाएगा एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये था हमारा पांचवा पोस्टुलेट, ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन ही है। छठा जो है हमारा पोस्टुलेट वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
देखिए, हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक थियरी आती है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, यहां पर अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। हम कोई भी वेरिएबल की अगर वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमें वो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। क्या मिलेगा? वैल्यूज हमें, हमारे जो वेरिएबल्स है वो हमें उसकी वैल्यूज जो है हमें वो कैसी मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। हर दफा डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी हमको। हर बार हमें क्या मिलेगा? स्लाइटली चेंजेस वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमें सताएगा कि हम वैल्यू किस वैल्यू को पसंद करें, चूज करें, क्योंकि हर बार तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। सर्टेनिटी तो यहां पर है नहीं, निश्चितता तो है नहीं, अनिश्चितता है। तो हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे लें? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम क्या लेंगे? एवरेज वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज वैल्यू लेंगे। और वो जो एवरेज वैल्यू है उसको हमने क्या कहा है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहा है। वो क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है। अब देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए हो गई तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस प्रकार दर्शाई जाएगी? देखिए, उसका इक्वेशन दिया गया है। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साई ए इंटू साई स्टार डी टी डिवाइड बाई साई इंटू साई स्टार डी टी। ये पूरा वॉल्यूम का है। डी टी का मतलब हो गया डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये जो ए है वो क्या है? हमारा एवरेज वैल्यू। तो इस इक्वेशन से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी जो 6 पोस्टुलेट्स है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेव मैकेनिक्स समझना है तो आपको पहले ये 6 पोस्टुलेट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है।